स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक बार फिर यूएन के महासचिव ने भारत की प्रशंसा की है कि किस तरीके से भारत पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, यूएन ने जिस तरीके से भारत की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार भारत की प्रशंसा की है, WHO ने भी भारत की प्रशंसा की, तो जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया की मदद कर रहा है और अब यूएन ने एक बार फिर भारत की प्रशंसा की है, तो क्या कुछ कहा है यूएन ने भारत की प्रशंसा में, आप बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं जी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के राजदूत हैं TS त्रिमूर्ति, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। तो उसमें उन्होंने जो है कहा कि विश्व के लिए भारत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जबकि भारत ने पूरी दुनिया के अनेक देशों की PP किट के माध्यम से, चाहे तो डॉक्टर के माध्यम से और दवाइयों को देकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई भारत ने कई देशों को दी। इसको लेकर के उन्होंने तारीफ की। और ये तारीफ का आप टाइमिंग देखिए कि ये टाइमिंग बड़ा जरूरी है। जब ऐसे समय में मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, यानी मोदी जी को शासन करते हुए इस सरकार को 6 साल पूरे हुए। ऐसे में जब विपक्ष केवल और केवल मोदी सरकार की बुराई कर रहा है, जबकि इनके जो अचीवमेंट हैं वो इतने हैं मोदी सरकार के कि चारों तरफ इसकी बड़ाई हो रही है। और ऐसे में यूएन भी यदि मोदी सरकार को एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहा है कि मोदी सरकार के शासनकाल में पूरी दुनिया को भारत ने एक मदद दी है, सहारा दिया है, और कोरोना से भी फाइट करने में जो मोदी सरकार है उसके जो कदम हैं जो उन्होंने उठाए, उसकी भी यूएन में तारीफ हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत को, जिसको कोई पूछता भी नहीं था, जैसा कि हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि आए दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से और उनके कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो आए दिन जो है कुछ ना कुछ सवाल उठाते रहेंगे। राहुल गांधी तो कभी कहेंगे लॉकडाउन मोदी जी ने बिना सोचे समझे कर दिया, उनको जो है पहले लोगों को बताना चाहिए था ताकि लोग अपने घर पहुंच जाते। फिर कभी कहते हैं कि लॉकडाउन उन्होंने देर से किया। उनको तो यह समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं लॉकडाउन का विरोध करूं या मैं पक्ष लूं। लेकिन उनको यूएन को और WHO को समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए वो समय पर उठाए और बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीके से उठाए। उससे भारत में कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिली है। यानी विश्व की जो संस्थाएं हैं वो मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकती। और ये जो यहां का विपक्ष है भारत का, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केवल ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति भी करनी इनको नहीं आती कि आप देखिए कि मदद तो कोई नहीं करते। अभी आप देखिए प्रियंका गांधी या तो 2000 बस लेके आ रही थी, या वो 200 भी अब गायब हैं, या वो अब सड़क से बिल्कुल गायब हैं। कोई मदद नहीं हो रही। खामोखा आई, फोटो खिंचाई। वो तो ये है कि जो बात चलाना चाह रही थी वो योगी जी ने फेल कर दी, तो चली नहीं। लेकिन वो चलाने की कोशिश करती हैं बार बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया। ये तीनों लोग केवल ये मौका देखते हैं कि कब हम लोगों को भड़का सकते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं। मदद कुछ करनी नहीं है, केवल सरकार को। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि मोदी जी ने लॉकडाउन सोच समझ के नहीं किया। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देश की जनता को भड़काना है कि साहब आप जो सड़कों पे जा रहे हो, जो आज आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उसके पीछे मोदी जी हैं। अब राहुल गांधी से कोई काउंटर सवाल अगर करे, मैं पत्रकार नहीं हूं, अगर मैं पत्रकार होता उनके सामने उस समय जब वो सवाल उठा रहे थे, मैं पूछता भाई तुम ये बता दो कि प्रवासी मजदूर जितने लोग घर गए हैं, आपको पता है लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने घर गया है अन्य राज्यों से, तो भाई कितने दिन लगते हैं उनको पहुंचाने में? लॉकडाउन का अगर इंतजार करते मोदी जी तो कितना। आपको बता दूं, अगर सारी ट्रेनें भी लगातार चलाई जाती, पहली बात तो कोरोना ही फैल जाता, उनको 1 महीना तो पहुंचाने में लगता, तब कहीं वो सुरक्षित अपने घरों को पहुंच पाते। और फिर उनके लिए जितना तामझाम करना पड़ता। तो राहुल गांधी केवल सवाल उठाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देंगे। लेकिन अब राहुल गांधी जो यूएन के महासचिव तारीफ कर रहे हैं, तो सवाल तो यह है कि क्या वो राहुल गांधी यूएन के महासचिव से भी ज्यादा बुद्धिमान है कि यूएन के महासचिव तो तारीफ कर रहे हैं, राहुल जी को उसमें कोई अच्छी बात
मोदी सरकार में लग नहीं रही। जी। तो ये बेकार की राजनीति करते हैं। ये सारे विपक्ष के मुंह पे, स्पेशली राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि ज्यादातर सवाल राहुल और प्रियंका ही उठा रहे हैं। तो ये यूएन के महासचिव का जो बयान है, ये विपक्ष पर, कांग्रेस पर और राहुल गांधी और प्रियंका के मुंह पर करारा तमाचा है कि यूएन जैसी संस्था एक भारत की ऐसे समय में तारीफ कर रही है जब पूरी दुनिया उस महामारी से ग्रसित है और परेशान है। ऐसे में भारत सारे विश्व को रास्ता दिखा रहा है और मदद कर रहा है। जी। और वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब भारत निर्विरोध अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अस्थायी सीट है, ये तो इस वजह से भारत को मिलना तय है क्योंकि एशिया प्रांत ग्रुप में इकलौता उम्मीदवार है और इसलिए निर्विरोध चुना जाना है। लेकिन भारत की मांग हमेशा से और प्रयास इसके लिए रहा है कि स्थायी सदस्यता इसको मिले। और आप देखते हैं कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है स्थायी सदस्यता के लिए, तब चीन केवल उसका विरोध करता रहा है अपनी वीटो पावर को यूज करके, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसे हालात बने हैं कि पूरे विश्व में एक भारत की तरफ माहौल बना है, भारत की एक अच्छी छवि बनी है और वहीं चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो अब चाइना का दबदबा जैसा अभी तक रहा था, आने वाले टाइम में अब वो चाइना का दबदबा वहां होना नहीं है। और जैसा आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका का एक झुकाव भारत की तरफ है और दुनिया के कई देशों का झुकाव अब भारत की तरफ हुआ है। तो मैं पक्का इस बात से कह सकता हूं कि ये तो चलो अस्थायी सीट है, लेकिन अब भारत की पक्की दावेदारी और स्थायी सीट के लिए अब संयुक्त राष्ट्र में भारत का सदस्यता चुना जाना लगभग तय है। और यह भारत के लिए उज्जवल भविष्य के लिए और विश्व गुरु बनने की तरफ भारत जो चल रहा है, उस दिशा में एक कदम और हम आगे बढ़ गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की इतनी बड़ी भूलें हैं कि जिसका खामियाजा आज तक हमारा पूरा देश भुगत रहा है। उसमें से सबसे बड़ी गलती थी उन्होंने जो यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट थी उसको चीन को दे दिया। उनका चीन से बहुत ही गहरा याराना था, लेकिन चीन ने उनको बड़ा धोखा दिया। वो अपने आप को कम्युनिस्ट समझते थे, लेकिन कम्युनिस्ट किसी के हुए नहीं। और चीन ने 1962 में जिस तरीके से भारत के साथ धोखा किया, अब तक धोखा देता रहा है, उसका हम पृष्ठभूमि बताते हैं। आज से करीब 69 साल पहले ऐसे ही गलती भारत से हुई थी और जिस चीन को भारत ने अपना दोस्त समझा था, उसे वीटो पावर दिलाई थी। वर्तमान में वही चीन कई मौकों पर भारत को न सिर्फ आंख दिखाता है बल्कि उस पर वार करने की भी ताक में रहता है। मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार मानी जाती है जिसमें नेहरू के समाजवाद की कोई छाप नहीं है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस आधुनिक भारत का निर्माता कहती है। इतिहास के हवाले से जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने के आरोप में वर्तमान सरकार पर लगे हुए रहे हैं। नेहरू की इतनी गलतियां हैं, चाहे वो कश्मीर समस्या हो, चाहे वो चीन के साथ समस्या हो। यही सबसे बड़ी समस्या है। जब सवाल उठाया जाता है नेहरू पर तो कांग्रेसी बिलबिला उठते हैं, लेकिन सच यही है कि नेहरू की सह पर चीन आज हमारे ऊपर इतना हावी हो रहा है और जिसका नुकसान हमें आज तक उठाना पड़ रहा है। 1942 में जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर बना, उस वक्त 26 देश शामिल थे, उसमें भारत भी साइन हुए थे। भारत उस वक्त काफी मजबूत स्थिति में था। उस समय जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे, उन्हें काफी कुछ तय करना था। चीन में उस वक्त गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ चांग कोई शेक की कुओमिंतांग की पार्टी, माओ की कम्युनिस्ट पार्टी। इस गृह युद्ध के बाद अमेरिका और बाकी देशों ने राष्ट्रवादी सरकार चांग कोई शेक को मान्यता दे दी। उत्तरी कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया को मदद करते हुए अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया 1950 में, तब भारत ने उसे सपोर्ट किया। इसके बाद अमेरिका को लगा कि चीन की जगह क्यों न भारत को लिया जाए। 24 अगस्त 1950 को नेहरू जी को अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित का एक पत्र भी इसी मुद्दे से जोड़ा हुआ है।
विजय लक्ष्मी पंडित उस समय अमेरिका की राजदूत थी। इस पत्र में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई को लिखा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में चल रही एक बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए, वो है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य वाली सीट पर से ताइवान के राष्ट्रवादी चीन को हटाकर इस पर भारत को बिठाना। इस प्रश्न के बारे में तुम्हारे उत्तर की रिपोर्ट मैंने अभी राइटर्स में देखी। पिछले सप्ताह मैंने डलेस और जेसप से बात की, दोनों ने यह सवाल उठाए। डेलेस कुछ अधिक ही व्यग्र लगे, इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। पिछले रात वॉशिंगटन में एक प्रभावशाली कॉलम लेखक से मैंने सुना, डेलेस ने विदेश मंत्रालय की ओर से नीति पक्ष में जनमत कराने कहा। मैंने हम लोगों का उन्हें रुख बताया, सलाह दी मामले में धीमी गति से चलें क्योंकि भारत में इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया जाएगा। जिसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, इसे भी जान लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तुमने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य वाली सीट हमसे चीन को हटाकर भारत की ओर बैठाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम इसका अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से यह बुरी बात होगी, चीन का साफ साफ अपमान होगा और चीन तथा हमारे बीच एक तरह का बिगाड़ा भी होगा। मैं समझता हूँ चीन विदेश मंत्रालय इसे पसंद तो नहीं करेगा, परंतु इस रास्ते पर हम नहीं चलना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से साफ साफ कह रहे हैं कि हम चीन का अपमान नहीं करना चाहते। वो उनको भारत के अगर कोई देश प्रेमी होता है तो उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, लेकिन यहाँ पर चीन को अपने कम्युनिस्ट दोस्त जिन्होंने पीठ में छोरा घोंपा उनकी चिंता ज़्यादा लग रही है, उनके अपमान की चिंता ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर साफ साफ वो राष्ट्र को वरीयता न देकर वो चीन की तरफदारी कर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं ये नेहरू की कितनी बड़ी गलती है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेसी और कांग्रेस का चमचे ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बात बड़ी ही इतिहास में बड़ी चोट पहुंचाती रहेगी जब तक भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं होता। ये बात सबको याद रखनी पड़ेगी। जय हिंद।